तो बच्चों, आज है क्लास 3 प्रकाश का अपवर्तन का क्लास 3 है और डे 10 है। और आज हम लोग देखने वाले इस क्लास में इसके पिछले वाले क्लास में अपवर्तनांक पढ़े थे और अब देखेंगे अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है और प्रिज्म के बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रिज्म क्या है और ये कैसे बनता है, इसमें होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले ये आपका क्लास 3 में जो कि चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। चलिए अब देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन में ये अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है और प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा सवाल रखना पड़ेगा। और चलिए यहाँ देखते हैं पहला था कि अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है और अपवर्तनांक लेके आपको पढ़ा चुके हैं। अपवर्तनांक निकालने के तरीका भी बताएंगे, निकाला कैसे जाता है अपेक्षिक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है। तो कोई माध्यम दिया रहेगा और वायु का माध्यम दिया रहेगा। तो वायु यानी प्रकाश जो है ना, प्रकाश चलेगा तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल बटा वायु में प्रकाश चलिए था ना। तो ऐसे बाकी आपका बाकी जो कट छट के आएगा वही हो जाएगा माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखते हैं इसको कि अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। तो लिखा हुआ है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो बात आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक उस अपवर्तनांक को कहते हैं जिसका लगभग जो क्या क्या होता है अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक एक हो, लगभग एक हो, उससे एक प्रकार का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो वही बता रहा है कि दो माध्यमों को निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग, यानी प्रकाश का अपवर्तन जो है उसको हम उपयोग कैसे करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, अपने लाइफ में कैसे पता करेंगे कि हाँ यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो इसके बारे में चलते हैं। हालांकि आपको समझ में आया हो कि अपेक्षिक अपवर्तनांक है तो दो माध्यमों को निरपेक्ष अपवर्तनांक अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है इसमें ज्यादा समझना नहीं है, बस खाली आप ऐसे लिख देना। जब भी आएगा ना अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। उसके बाद ये है प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। तो पहला उपयोग करते हैं पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। जैसे एक आप बाल्टी लो, ठीक है, और बाल्टी लो, बाल्टी में क्या करो पानी डाल दो आप, और पानी डालने के बाद एक छड़ी लो, छड़ी का मतलब हुआ स्टिक जो होता है ना, डंडा, डंडा लो और डंडा को ऐसे तिरछे पानी में डालो। आपको प्रतीत होगा कि छड़ी क्या हो, मुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे डालोगे ना तो ऐसे दिखाई देगा, मतलब जैसे ये छड़ी है लंबा तो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे मुड़ा हुआ इस तरीके से। ऐसे सीधा है ना छड़ी, ऐसे रहता है सीधा, तो जैसे डालोगे ना तो ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। तो ऐसा क्यों होता है हमारे दैनिक जीवन में, ये इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, पानी की सतह पे छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई देना, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ऐसे दिखाई देगा, ये सीधा है छड़ी, आप ऐसे लोगे, ऐसे डालोगे ऐसे सीधा, मतलब पानी में तिरछा कोई एंगल पे, तो ऐसे दिखाई देगा, थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, प्रतीत होगा। ठीक है, लेकिन छड़ी तो सीधा ही रहेगा, लेकिन जैसे पानी में जाएगा जितना हिस्सा जाएगा ना उतना हिस्सा ऐसे प्रतीत होगा कि ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए जानते हैं इसका कारण क्या है। तो पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। देखिए, जब एक छड़ी पानी में तिरछी रखी जाती है तो वह ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। ये तो बोल रहा है, ठीक है भाई, क्यों? इसका कारण यह है कि छड़ी के सिरे से आती प्रकाश की किरणें, छड़ी के सिरे से आती प्रकाश की किरणें सतह पर, कौन सतह पर, यानी पानी की सतह पर, कहां से? पानी से हवा में आती है। पानी क्या हो गया? सघन, हवा क्या हो गया? विरल, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, यानी पानी से हवा में आती है और इसीलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। मैंने बताया था कि पानी से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब से क्या होता है? दूर हटता है। ठीक है, तो पानी से हवा में आ रही इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है।
यही कारण है कि छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे फिगर में, चलिए फिगर में यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है। ये एक छड़ी है, ये सी, ये सी क्या है, ये ए और सी क्या, छड़ी है, और ये है वायु, ये है पानी, ठीक है। तो मैंने छड़ी को यहाँ पे डाला, ठीक है, ये किया, छड़ी को ऐसे डाल दिया पानी में तिरछे, ये हो गया ए सी छड़ी हो गया, ठीक है। जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ से क्या हुआ, इस छड़ी के सिरा से क्या हुआ, इस छड़ी से के सिरा से क्या हुआ कि यहाँ से प्रकाश की किरण क्या हुआ, परिवर्तित हो, यहाँ से टकरा के गया, और टकरा के जब गया तो क्या हुआ, जब किरण विरल माध्यम, सॉरी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, देखिए यहाँ से जब जा रही थी यहाँ पे, तो क्या हुआ कि ये जो है अभिलंब से क्या हो गया, दूर हट गया, यानी इधर चला गया यहाँ पे। तो छड़ी का ये जो निचला सिरा है, यहाँ ना दिखाई दे के ये दिखाई दे रहा है डॉट डॉट, यानी ऊपर उठा हुआ है कि नहीं है। यानी यही बोल रहा है कि जब यहाँ से किरण ऊपर जाएगा, यानी पानी से वायु में जाएगा, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। अभिलंब कौन हो गया, अभिलंब कौन हो गया, ये ऐसे, ठीक है, ये वाला। तो अभिलंब से क्या हो गया, दूर हट जाएगा, ऐसे इधर चला जाएगा। जैसे ये जा रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये वाला ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया अभिलंब यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभिलंब से क्या जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दूर जा रहा है। दूर जैसे गया तो ये छड़ी का सिरा, ये निचला सिरा कहाँ दिखाई देने लगा, सी डैश पे। ये क्या था, सी है, हाँ दिखाई देने लगा सी डैश पे, यानी दूर। तो ये बोल रहा है कि पानी की सतह पर छड़ी मोड़ा हुआ दिखाई क्यों देता है, क्योंकि अब इधर बनने लगा तो क्या हुआ, यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ से आने लगा, यहाँ से प्रकाश का प्रतिबिंब, सॉरी इस छड़ी का प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देने लगा। हालांकि यहाँ है, ये वाला है ना, ये वाला है, लेकिन दिखाई कहाँ दिया, ऊपर दिखाई दिया, और इसलिए मुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऊपर ऐसे मुड़ा हुआ, जैसे है ना, ये नहीं है, ये सीधा है, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, क्या वो मुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है, कारण कुछ नहीं था, बस क्या था कि जब प्रकाश की किरण जब आती है और छड़ी के सिरे से, यानी जो सिरा आपका पानी में, उस सिरा से प्रकाश का परिवर्तन टकराने के बाद जब बाहर जाती है, यानी ये हो गया पानी, हो गया सघन माध्यम, सघन से विरल में माध्यम जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण वो ऊपर की ओर थोड़ा सा उठ जाता है, जो वास्तविक में जो ये वाला है, लेकिन ये क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ गया, जिसके कारण क्या हुआ, छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत हुआ। जैसे कि एक और है, बाल्टी, बाल्टी में पानी डाल दो, बाल्टी में पानी डाल दोगे तो पता चलेगा कि उसका पेंदा जो होगा ना, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, यानी बाल्टी का गहराई बहुत छोटा दिखाई देगा, मतलब है ज्यादा, नॉर्मली जो है वही है, लेकिन जैसे उसमें पानी डालिएगा, मतलब ऐसे भरिएगा, तो क्या हुआ, उसका पेंदा लगेगा ना कि थोड़ा सा उठा हुआ है। इसका कारण यही है कि पेंदा से जो प्रकाश किरण टकरा के वापस जा रही है, तो क्या हुआ कि कहाँ से जा रही है, यानी पानी से हवा में जा रही है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, यानी ऊपर की ओर उठ जाएगा, ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होगा, तो लगेगा कि गहराई कम है। जैसे कि यहाँ पे ये था, यह पेंदा, पेंदा से प्रकाश किरण टकरा के जा रही है, तो क्या वो टकरा के कहाँ जा रही है, पानी से हवा में जा रही है। जैसे हवा में जा रही है तो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है, इधर आ रही है। अभिलंब से दूर हटने का कारण है कि अभिलंब से दूर हटने का कारण क्या है कि होगा कि ऐसे पेंदा थोड़ा सा क्या हुआ, ऊपर हुआ, उठा हुआ दिखेगा, ठीक है, यानी दूर जैसे जाएगा तो ऐसे ऊपर हुआ, सॉरी ऊपर उठा हुआ ऐसे प्रतीत होगा। जैसे यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये आँख है, ये भी आँख है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेंदा है पानी का, बाल्टी का, ये जो निचला हिस्सा है यहाँ पे पानी, यहाँ पे भरा हुआ है पूरा पानी, ठीक है, और इस पेंदे से प्रकाश किरण जा रही है ऊपर, तो पानी से कहाँ जा रही है, हवा में। तो क्या होता है कि पानी से जैसे हवा में जाता है, तो अभिलंब से वो क्या होती है, दूर हट जाती है तो जिसके कारण प्रतीत होता है कि पेंदा ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक है, यही कारण है। बाकी और यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में भी कि जब एक छड़ी पानी में तिरछी रखी जाती है तो वह ऊपर की ओर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि छड़ी के सिरे से यहाँ से सिरे से आती प्रकाश की किरणें सतह पर, यानी ये सतह पे, क्या सतह पर पानी से हवा में आती है, और इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। यही कारण है कि छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। अब एक और है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना। क्यों ऐसा होता है, इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो पानी से भरी बाल्टी
कि पिंडी से आती प्रकाश की किरणें सतह पर आती प्रकाश की किरणें कहाँ, सतह पर पानी से हवा में आती है और इसलिए अविराम से दूर हट जाती है। यही कारण है कि भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है। यानी अभिलंब से दूर हटना, यानी अभिलंब से दूर तभी हटता है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। और सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, कौन सा सरल है, कांच है सरल की पानी है सरल, ऐसे विरल, इसके बारे में पिछले क्लास में मैंने बता दिया, वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में कुछ उपयोग। पहला, छड़ी तिरछा दिखाई देना, बाल्टी का गहराई कम प्रतीत होना। जैसे मछली पकड़ने जाते हो, कहीं पे गए तालाब में, तालाब का पानी एकदम कज्जिल है और देखो कि मछली ऐसे है, मतलब मछली दिखाई दे रहा है, उसको धरने जाओगे ना तो नहीं धराएगा। क्यों नहीं धराएगा? क्योंकि अपने वास्तविक के गहराई से ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होगा। जैसे कि इस बाल्टी था, गहराई कहाँ है, इतना है, लेकिन दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो मछली रहेगा यहाँ पे तो दिखाई देगा, उसको धरने जाओगे तो नहीं धरेगा। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक स्थिति पे नहीं है, वो काल्पनिक, यानी काल्पनिक पे है। वास्तविक तो और गहराई नीचे है, उसका गहराई ऊपर की ओर इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। यानी मछली से आती प्रकाश की किरणें सतह पे आ रही है, तो क्या हो रही है, पानी से हवा में आ रही है, जिसके कारण अभिलंब से दूर हट रही है। वो मछली क्या अभिलंब से दूर हट रही है और ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होगी। आपको धरना होगा तो और ऐसा हाथ को ऐसे और नीचे लेके जाना पड़ेगा, इस तरीके से ऐसे होता है। तो ये था दैनिक जीवन में उपयोग। अब आता है प्रिज्म क्या है। प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म एक कांच का, मतलब ऐसे कह सकते हैं वस्तु है। ठीक है, कांच का क्या होता है, वस्तु। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे प्रिज्म, प्रिज्म क्या है। ठीक है, तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? किसी कोण पर, कोई कोण पे झुका रहेगा। कोई कोण मतलब 60 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 30, कोई कोण पे हो सकता है, समझ में रहा ना। कोई कोण पे, यानी किसी कोण पर झुके दो समतल, कितने? दो समतल, पृष्ठ मतलब सतह, यानी किसी कोण पर झुके दो समतल सतह के बीच घिरे किसी पारदर्शक, घिरे का मतलब जो घिरा हुआ है, मतलब घेरा हुआ है। ठीक है, अभी पारेंगे फिगर। ठीक है, घिरे किसी पारदर्शक, पारदर्शक का मतलब जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं कि प्रिज्म तो पहला क्या है कि पारदर्शक का मतलब शीशा, पारदर्शक हो ही ना सकता जो आर पर हो सकता है, शीशा। ठीक है, तो अब पढ़ते अपवर्तक पृष्ठ क्या है। अपवर्तक पृष्ठ किसका? प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। तो यहाँ पे देखेंगे प्रकाश का आगमन, आवागमन का मतलब होता है कि प्रकाश आज आए और चला जाए। ठीक है, यानी आर पर हो जाए, समझ में आ रहा है ना, उसको बोलते हैं आवागमन। ठीक है, आसानी से आ भी जाए, पार भी हो जाए। तो प्रकाश का आवागमन इसके जिन दो फलकों से होता है, उन्हें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, जब फिगर पारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। फिर अपवर्तक कोण क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों पृष्ठ ये दोनों पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। अभी ये प्रिज्म आपको समझ में नहीं आएगा, अभी मैं तो ऐसे बता दिया। अभी मैं फिगर पारता हूँ, जब फिगर पारूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये प्रिज्म, अपवर्तक पृष्ठ क्या है, अपवर्तक कोण क्या है, अभी समझ में नहीं आएगा। प्रिज्म तो समझ में आया होगा, लेकिन ये दोनों समझ में नहीं आया होगा। तो अभी मैं फिगर पढ़ता हूँ, फिगर से आप लोग समझ जाएंगे कि क्या है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। प्रकाश के दैनिक जीवन में उपयोग और अपेक्षिक अपवर्तनांक, यानी दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, अभी मैं फिगर पढ़ता हूँ। ठीक है, तो बच्चों अभी इसको देखेंगे, ये क्या है। जैसे अभी मैंने बताया था कि फिगर अभी मैं पारूंगा, तो ये फिगर मैंने पार दिया है।
और ये जो इसके साथ जो किरण होता है, मतलब प्रिज्म कैसे काम करता है इस तरीके से, मतलब ऐसे। तो पहले आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले होंगे। और जैसे कि यहाँ पे बताया था कि प्रिज्म किसी कोने पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच होता है, यानी दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम। ठीक है, ये जो है ना पूरा घिरा हुआ है ना, इधर 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 इधर, ये मतलब ये जो प्रिज्म का कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह। कितना सतह? 5। कौन कौन? एगो इधर वाला साइड, ठीक है, एगो इधर हो गया, एगो इधर वाला आगे वाला, ठीक है, 3, एगो ऊपर का साइड, एगो नीचे का साइड, ठीक है, ये क्या हो गया? 5। एक साइड इधर ये वाला, एगो इधर 2, इधर 3, एगो ऊपर का और नीचे का 1, 4, 1, 5, ठीक है। प्रिज्म का पूरा सतह कितना होता है? 5 सतह, ठीक है। तो ये था। उसके बाद देखिए हमें बताया था कि अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, यानी अपवर्तक सतह। तो यहाँ मैंने बताया था कि जैसे कि प्रकाश का आवागमन, ठीक है, आवागमन, प्रकाश का आवागमन इसके जिन दो फलकों से होता है, उन्हें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है, पृष्ठ कहते हैं। जैसे देखिए बोल रहा है कि इनके जिन दो फलकों से होता है, क्या होता है, मतलब जो प्रकाश का आवागमन, मतलब प्रकाश आती है और जाती है, कौन कौन फलकों से? तो ए, ये वाला ए, यानी यहाँ से ए, उसके बाद बी, ये वाला बी, और उसके बाद बी डैश, ये हो गया, ये वाला बी डैश, उसके बाद ए, ये वाला क्या हो गया? ये वाला। बात समझ में आई? ए, उसके बाद बी, बी डैश, ए डैश। समझ में आ रहा है? यानी ये जो है आपका यहाँ से क्या होता है, प्रिज्म का आवागमन ऐसे होता है, आता है जाता है, आता है जाता है। उसके साथ एक और क्या है, ए सी, या ए सी, सी डैश ये वाला, और ए डैश, यही दो क्या है, फलक है, ठीक है, ये दो क्या है, फलक है। यानी यही से क्या होता है, प्रिज्म आएगा और प्रकाश आएगा और जाएगा, यानी इससे यहाँ से ये वाला, देखो ये वाला, यहाँ से ये वाला, ठीक है। ये दोनों है जो प्रकाश प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ यानी सतह है, ठीक है, ये वाला, यहाँ से यहाँ ये वाला, ठीक है, दो सतह है। यानी दो सतहों को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, यानी प्रकाश का आवागमन इसके जिन दो फलकों से होता है, उन्हें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ ए बी, बी डैश, ए डैश, और ए सी, सी डैश, ए डैश, ये था। समझ में आ रहा ना? उसके बाद समझ में आया? हाँ। उसके बाद फिगर पढ़ना बहुत जरूरी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। उसके बाद अपवर्तक कोर क्या है? तो कोर क्या है, ये जैसे यहाँ पढ़ेंगे तो ये दोनों पृष्ठ, कौन पृष्ठ, यानी ये दोनों पृष्ठ, ये वाला, ठीक है, ये दोनों मैंने पढ़ा ना ब्लू कलर का, ये दोनों पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलती है, कौन सा सरल रेखा, यही ना है, ये वाला, ये जिस सरल रेखा पे मिलते उसे प्रिज्म का आवर्तक कोण कहते हैं। जैसे ए और ए डैश, ए और ए डैश, यही ना है, ये वाला, लेकिन डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, लेकिन मिलता है, ठीक है, ये मिलता है। यानी ये दोनों पृष्ठ यानी सतह जिस जिस सरल रेखा पर मिलते उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं, जिसको ए और ए डैश बोलते हैं, ए और ए डैश। समझ में आया ना? अब समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे अपवर्तक पृष्ठ के बीच एंगल ए, एल नहीं है, ये एंगल है, कोण है, क्या है, कोण। एंगल ए को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं। एंगल ए, यानी ये जो है ना, ए डैश नहीं, ये वाला ए, यानी अपवर्तक पृष्ठों के बीच, अपवर्तक पृष्ठ ये ना हुआ, अपवर्तक पृष्ठ ये वाला, इसके बीच के एंगल ए, यानी ये वाला, ये कोण, ये वाला को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं। पूछेगा कि प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्ती प्रिज्म का कोण कहते हैं। दो पृष्ठों यानी दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच के, प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंगल ए क्या है, प्रिज्म का कोण है, या फिर अपवर्तन कोण का अपवर्तक कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण या फिर प्रिज्म का कोण, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो लिखा हुआ यहाँ पे अपवर्तक कोर के सामने
अपवर्तक कोर कौन हो गया, ये वाला, ये दोनों है ना। अपवर्तक कोर यानी ये वाला लेनिया, अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ कौन कौन, अब इसके सामने वाला कौन है, बी, कहाँ गया, बी सी, सॉरी बी सी सी बी, यानी ये वाला अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ कौन कौन, बी और सी डैश बी डैश, यानी ये वाला, यहां से लिखते हैं ये वाला और वाला, ये वाला और ये वाला को क्या कहते हैं, प्रिज्म का आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। यानी अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को क्या बोलते हैं, प्रिज्म का आधार। यानी बीसी और बी डैश सी डैश क्या हो गया, आधार। समझ में आ रहा है ना, क्या हो गया, आधार। जैसे मैं कहूँ कि ये जो घर है, घर का आधार कौन हो गया, ये वाला फर्श क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, आधार हो गया, बेस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अपवर्तक कोण कौन, यही ना, अपवर्तक कोण याद रखिए, अपवर्तन कोण ए और ए डैश। अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट, यानी एक तल द्वारा प्रिज्म की काट, यानी ए बी सी को क्या कहते हैं, प्रिज्म के मुख काट। प्रिज्म के मुख काट किसे कहते हैं, तो अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट ए बी सी को प्रिज्म की मुख काट कहते हैं। यानी काट मतलब कटा हुआ, यानी ए बी और सी, यानी ये काट। ठीक है, समझे ना, काट। यानी अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट ए बी सी को प्रिज्म की मुख काट कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये मुख काट है, ये भी एक काट है। समझ में आ रहा है ना, ये भी क्या है, काट है। और काट हमेशा क्या होता है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब सेम, यहू एंगल 60 डिग्री, यहू एंगल 60 डिग्री, यहू एंगल 60 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एकदम सभी का कोण सेम हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि प्रिज्म का काट किसे बोलेंगे, मुख काट किसे कहेंगे। ठीक है, मुख काट किसे कहेंगे, तो अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट यानी ए बी सी को मुख काट कहते हैं, और ए डैश बी डैश सी डैश को सेकंड काट, यानी मुख ये हो गया, और दूसरा का कौन हो गया, ऊपर वाला। समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। ये भी कह सकते हैं कि जो निचली जो बेस होती है उसको क्या बोलते हैं, मुख काट। यानी प्रिज्म का नीचे वाला बेस जो होगा उसको क्या बोलते हैं, आधार। बेस का मतलब आधार। प्रिज्म का निचले वाला आधार को क्या बोलते हैं, मुख काट, और ऊपर वाला को सेकंड मतलब सेकंड वाला। ठीक है, उपकाट, काट बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ नोट में, ऐसे कांच के प्रिज्म को व्यवहार होता है, मतलब ऐसे कांच का प्रिज्म उपयोग करते हैं, मतलब कांच का, हम बताया था ना प्रिज्म किसका होता है, कांच का। मतलब ऐसे कांच के प्रिज्म का व्यवहार करते, व्यवहार का मतलब उपयोग करते हैं, जिसकी मुख काट, अभी बताएं, जिसकी मुख काट नीचे वाला क्या होती है, समबाहु त्रिभुज होती है। समबाहु का मतलब सेम सेम सेम, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। समद्विबाहु बोल रहे। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज कहते हैं जिसका प्रत्येक भुजा 60 डिग्री का हो। क्योंकि त्रिभुज कितना हो, 180 डिग्री का होता है ना। त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो एक 60, दूसरा का 60, तीसरा का 60, 60 तिया 180 हो गए। समझ में रहा ना, तो समबाहु का मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, जिसको मुख काट भी कहा जाता है। जैसे ऐसे कांच के प्रिज्म का व्यवहार मतलब उपयोग किया जाता है, जिसकी मुख काट क्या होती है, समबाहु त्रिभुज होती है, और इसलिए प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। क्योंकि हर कोण क्या हो गया, 60, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि काट ही होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर। समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे। तो हालांकि ये सब एग्जाम में पूछता नहीं है, ये सब नहीं पूछेगा एग्जाम में, इतना डीपली नहीं पूछता। ठीक है, ये सब पढ़ाता भी कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ ताकि कोई भी अगर कोई सवाल पूछे तो बता सकते। समझ रहे, सवाल मैंने एग्जाम दिया कभी नहीं पूछा है। ठीक है, कभी मतलब एक ही बार एग्जाम दिया है, मतलब नहीं पूछा है, ऐसे मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो हमेशा प्रिज्म क्या होता है, किससे बना होता है, कांच का होता है। इसका मतलब कितने सतह से बना होता है, 5 सतह। कितने सतह से, 5। तीनों दने से बना रहता है, ऐसे, इधर से और इधर से, अगर ऊपर है नीचे से। समझ रहा है ना, ऐसे। तो उसके बाद चलते हैं आपका आज का लास्ट टॉपिक, जैसे प्रिज्म ऐसे व्यवहार करता है इस तरीके से। समझ रहा है ना, अब आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है आपतित किरण, इसमें नहीं, अब उसमें देखेंगे। आपतित किरण मतलब जो किरण आ रही है, पीईटी कने हैं, पीईटी
और टी, ये वाला पी ई और टी, ये क्या हो गया, आपतित किरण, ये डॉट डॉट क्या होगा, आपतित मतलब आ रहा है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण, निर्गत किरण कौन कौन, यहाँ पे डी एफ एस लिखा हुआ है, डी एफ एस, ये क्या हुआ, यहाँ से ये निकल रहा है निर्गत किरण। और इसके बीच में कौन कौन बन रहा है, ये कौन, जैसे एंगल आपतित किरण पी ई टी तथा निर्गत किरण डी एफ एस के बीच के कौन कौन, बीच के कौन कौन है, टी डी एफ, टी डी एफ, यानी ये वाला कोण को क्या बोलते हैं, देखो पढ़ो, विचलन का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन का कोण। अगर पूछेगा कि विचलन प्रिज्म का विचलन कोण किसे कहेंगे, तो क्या बोलेंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण, प्रिज्म का विचलन कोण। समझ में आ रहा है ना। अगर फिगर पारने के लिए बोलेगा तो ऐसे पार देना, ये पार देंगे, ये प्रिज्म एबीसी हो गया, एबीसी, ये पी ई टी क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, यहाँ से टकरा रहा है निर्गत किरण, तो यहाँ से ये बिंदु से निकलेगा, इसके बीच में ऐसे पार देंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे पार देंगे, मतलब समझ लेना। उसके बाद और इसके कोण के बीच के, यानी ये वाला नहीं भी पारोगे ना, ये वाला तो चलेगा, ठीक है। बस ये वाला और ये वाला पार दोगे, यहाँ पे बन जाएगा आपका कोण। तो क्या बोलेंगे, विचलन कोण। और ये विचलन कोण किस पे डिपेंड करता है, आपतित किरण पे। समझ में रहा ना। आपतित किरण जितना ही झुकेगा, समझ में रहा, जितना बढ़ेगा तो कोण में भी डिफरेंस पड़ेगा। समझ में रहा ना। मान लीजिए ज्यादा झुक जाएगा या फिर ज्यादा ऊपर ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे कोण बनेगा, किस पे डिपेंड करेगा, आपतित किरण पे। कोण ज्यादा बनेगा, कम विचलन कोण ज्यादा है कि कम है, किस पे डिपेंड करेगा, आपतित किरण पे। तो ये था आपतित किरण, किसमें, अभी प्रिज्म पढ़ा रहे हैं, कौन सा था, प्रिज्म। यानी आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, विचलन का कोण कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट यहाँ पे याद रखना कि विचलन कोण बढ़ेगा या घटेगा, किस पर डिपेंड करेगा, तो आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद ये है कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण मतलब आपती हुई किरण अगर अधिक होगा तो विचलन कोण भी अधिक। अभी मैं बताया ना, अगर आपतित किरण का कोण कम होगा तो विचलन कोण भी कम होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर आपतित कोण मतलब जो आ रहा है किरण, वो ज्यादा ऐसे उसका कोण ज्यादा होगा तो विचलन कोण भी ज्यादा होगा। उसका अगर आपतित कोण कम होगा तो विचलन कोण भी कम होगा। तो ये था आपका प्रिज्म, खत्म होता है। प्रिज्म यही था, लिख लेना। 5 सतह से ऐसे घेरा रहता है, यानी इसका सतह टोटल होता है 5 सतह होता है, ठीक है। इस तरीके से 3 होता है, मतलब ऐसे मतलब 3 जो सतह होता है वो आयताकार कह सकते हैं, आयताकार या फिर मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं, वर्ग टाइप का होता है। और 3 जो सतह होगा वो त्रिभुजाकार होगा। समझ में आ रहा है ना। 3 जो क्या होगा, त्रिभुजाकार, ये वाला, नीचे वाला और ऊपर वाला। यानी जो प्रिज्म का बेस होगा वो कैसा होगा, त्रिभुजाकार होगा, और बाकी जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा, आयताकार या फिर वर्गाकार। समझ में आ रहा है ना। प्रिज्म किस तरीके से है, कैसे उसका बनावट है, तो बस 2 ही हो सकता है, चाहे तो आयताकार हो सकता है या तो वर्गाकार हो सकता है। वर्गाकार मतलब चारों भुजा बराबर, आयताकार मतलब 2 भुजा, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर। समझ में आ रहा है ना। जैसे चाहे तो ऐसे हो सकता है, ये क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया आयत, ठीक है। और ये हो गया वर्ग मतलब चारों भुजा बराबर, और आयत में ये दोनों समांतर, यानी अगर ये लंबाई है तो लंबाई चौड़ाई बराबर, चौड़ाई है तो चौड़ाई बराबर। समझ रहा है ना। ऐसे तो चाहे तो आयताकार हो सकता है, चाहे तो वर्गाकार हो, उस पर बनावट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो बेस होगा, बेस मतलब आधार जो होगा, हमेशा त्रिभुजाकार होगा। तो पूछेगा कि प्रिज्म में कुल कितने प्रिज्म का जो सतह होते हैं त्रिभुजाकार कितने होते हैं, 1 2 3 4, तो कितना, 2 दो ऊपर और नीचे। समझ में रहा ना, ऊपर और नीचे, और बाकी तीनों साइड क्या हो जाएगा, चाहे तो आयताकार चाहे तो वर्गाकार। समझ में रहा ना। इस तरीके से तो आपका प्रिज्म खत्म होता है। अपवर्तक पृष्ठ भी मैंने बता दिया, ये वाला अपवर्तक पृष्ठ है जिसमें प्रकाश का किरण आवागमन होता है, मतलब आता है और जाता है, और इसके बीच के
ये जो सरल रेखा इसको बोलते हैं कोर, यानी कौन सा कोर? अपवर्तक कोर। अपवर्तक कोर, अपवर्तक कोर और अपवर्तक कोर के सामने वाले यानी ये वाला बी और सी या बी डैश सी डैश तो क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और नीचे वाले आधार को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नीचे वाला आधार को ये क्या बोलते हैं? मुख काट। मुख काट। एक और है, ऊपर भी है लेकिन इस सेकंड काट है, लेकिन ये क्या है? मुख काट। समझ रहे? यानी नीचे वाला आधार को, प्रिज्म का निचले आधार को मुख काट कहते हैं। और ये हमेशा क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब बराबर। और इसका अपवर्तक कोण कितना होता है? 60 डिग्री, क्योंकि बराबर तो 60 डिग्री होगा ही। ठीक है। और उसके बाद ये नीचे बताया कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित कोण जितना अधिक होगा विचलन कोण उतना ही अधिक होगा। आपतित कोण जितना ही कम होगा और अपवर्तक, ठीक है, अपवर्तक, ठीक है, कोण जितना अधिक होगा उतना ही विचलन कोण अधिक होगा। अपवर्तक कोण जितना ही कम होगा विचलन कोण उतना ही कम होगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक क्लास 3 में। कल क्लास 4 पढ़ेंगे लेंस के बारे में, आप पूरा डिस्कस करेंगे, लेंस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? लेंस। ठीक है। तो लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस है क्या, लेंस कैसे करते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा है ये? और लेंस के बीच में लेंस के अगल बगल वस्तु को रखेंगे तो वहाँ जैसे दर्पण में पढ़े थे कि दर्पण में वस्तु को रखने पर कैसे कैसे वस्तु बने, तो लेंस में भी ऐसे बनता है, लेंस से भी ऐसे। तो उसको कल हम डिस्कस करने वाले कल के क्लास में। आई होप कि क्लास अच्छा लगा होगा, तो मैं आशा करता हूँ। और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और लाइक वाइक मार दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्लास के लिए जय हिंद।